हेलो बच्चे लोग, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी बेस्ट चल रही होगी। तो आपके प्रिपरेशन को और भी बेस्ट करने के लिए मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के और भी ढेर सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके आंसर राइटिंग को काफ़ी बेहतर बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए के शर्तों को प्राप्त करें, के शर्तों को प्राप्त करें, या फिर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है बच्चे लोग, तो आज का क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के शर्तों को प्राप्त करें, या फिर ऐसे भी सवाल को पूछ सकता है कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आखिर ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो आप लोग तो समझ रहोगे सर, ब्रिज का मतलब तो पुल होता है और स्टोन का मतलब तो पत्थर होता है और व्हीट का मतलब तो व्हाइट, मैंने समझ लीजिए। अरे मतलब उजला उजला पत्थर का पुल होता है सर। अरे भैया लोग, उजला पत्थर के पुल की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सर आपका बोर्ड होता है ना, वो भी सर उजला पत्थर का पुल है। पत्थर नहीं सर, ये तो लकड़ी का पुल है। ठीक है, तो सर क्या बात करें सर, ये कौन सा पुल है? तो देखो बच्चा लोग, ये पुल नहीं है। ठीक है, तो क्या है सर? स्विमिंग पूल। अरे बच्चा लोग, स्विमिंग पूल भी नहीं है। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका एक सटीक डिफिनेशन बताता हूं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एक सरल परिपथ है। सरल परिपथ, परिपथ माने विद्युत परिपथ। एक सरल परिपथ है, एक सरल परिपथ होता है जिसका उपयोग किसी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसकी बनावट क्या होती है सर, और क्या लिखेंगे? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक सरल परिपथ है जिसका उपयोग किसी भी अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कोई भी अज्ञात प्रतिरोध जो हमको ज्ञात नहीं है, उसके मान को अगर हम निकालना चाहते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? एक सरल परिपथ है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि इसका खोज, व्हीटस्टोन ब्रिज का खोज सबसे पहले किसने किया? तो इसका खोज सर्वप्रथम सैमुएल हंटर। सर हंटर से मारने के धमकी मत दीजिए सर, हम लोग बच्चे लोग हैं सर, डर जाएंगे। तो इसका खोज सैमुएल हंटर क्रिस्टी ने सन 1833 ईस्वी में किया था। 1833 ईस्वी में किया था। तो सर नाम तो इनके नाम पे होना चाहिए, तो सर व्हीटस्टोन नाम कैसे आ गया सर? लेकिन इसे उन्नत और लोकप्रिय किसने बनाया? उन्नत और लोकप्रिय, उन्नत और लोकप्रिय चार्ल्स व्हीटस्टोन, जो कि अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, इंग्लैंड के थे, चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया था। और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम
व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज रखा गया। तो चलिए बच्चे लोग, उम्मीद करते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कंसेप्चुअल हुआ होगा और आप जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर के जो आपके माइंड में है कि सर ये ब्रिज जैसा होता है, क्या होता है सर, माइंड में समझ में नहीं आता है। तो देखो बच्चे लोग, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। क्या होता है? सरल विद्युत परिपथ होता है। क्या होता है? सरल विद्युत परिपथ। यहाँ पर विद्युत लिखा मैंने, ठीक है ना। ये सरल विद्युत परिपथ होता है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज जो होता है कोई भी अज्ञात प्रतिरोध के मान को मापने के लिए किया जाता है। बाय द वे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रतिरोध हमको पता नहीं है और उस प्रतिरोध का हमको मान ज्ञात करना है कि ये प्रतिरोध, ये जो प्रतिरोधक लगाया गया है वो कितना ओम का प्रतिरोध है। तो इसमें कौन सहायता करेगा आपको? तो आपको सहायता करने के लिए आ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज से आप पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रतिरोध जो आपको पता नहीं है उसका मान आप जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है। तो देखिए, इसका जो खोज किया था सबसे पहले सन 1830 ईस्वी में सैमुअल हंटर क्रिस्टी नामक वैज्ञानिक किए थे। सैमुअल हंटर क्रिस्टी नामक वैज्ञानिक किए थे। तो बात तो यहाँ पर पढ़ना चाहिए था, नाम तो इन्हीं के नाम पे आना चाहिए था, लेकिन नहीं। इन्होंने क्या किया था? खोज किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसको कार्य में उपयोग में सबसे ज़्यादा कौन लाया? तो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया चार्ल्स व्हीटस्टोन, जो कि अंग्रेज के भौतिकवेत्ता थे, ठीक है, फिजिसिस्ट थे। तो इन्होंने इसे उन्नत और लोकप्रिय बनाया था और इसलिए बोला जाता है, इन्हीं के नाम पे इसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, ठीक है बच्चा लोग। तो ये था इसका डिफिनेशन जो आपको इसके बारे में लिखना है। अब मैं बता दे रहा हूँ कि आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है कैसा लगता है सर, वो कैसे एक सरल विद्युत परिपथ होता है ना, तो वो सर सरल विद्युत परिपथ किस प्रकार का होगा, इसका डायग्राम कैसा होता है सर? फोटो सर, फोटो कैसा होता है सर? फोटो बताइए सर। ये फोटो देखेंगे तो हमको पूरा समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझ में आता है सर। फोटो दिखा दो, समझ में आ जाएगा। आ जाओ देख लो फोटो भैया। तो देखिए क्या होता है, एक और डिफिनेशन आप लिख सकते हैं ऐसे कि यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार भुजाओं के रूप में इस प्रकार जोड़ा जाए कि इनके दो सम्मुख बिंदुओं के बीच, यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार भुजाओं के रूप में जोड़ा जाए और इनके दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक गैल्वेनोमीटर हो तथा अन्य दो सम्मुख बिंदुओं के बीच एक सेल लगा हो, तो ऐसा प्रबंध व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। अब इसी ब्रिज पे चढ़ कर के हम लोग बनारस जाएंगे। ये सर ब्रिज तो बनारस वाली नहीं है। तो देखो अच्छा क्या है इसमें कि यदि चार प्रतिरोधों को हम किसी चतुर्भुज के, पहले तो सर फिगर बना तो दो आप लोग, देखो पहले फिगर देखो क्या करते हैं। यहाँ पे चार प्रतिरोध हमने लिया, क्या किया, चार प्रतिरोध लिया और ये चार प्रतिरोधों को हमने इस तरह से एक चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज बना था और चार प्रतिरोधों को हम लोग किसी भी चतुर्भुज के चार भुजाओं के रूप में जोड़ दिया,
ये मान लीजिए प्रतिरोध है क्या P, इस प्रतिरोध का नाम दे दिया मैंने Q, ये दे दिया मैंने R, ये दे दिया मैंने S। बात समझ गए बच्चों? तो यस सर, हम लोग समझ गए। तो देखो PQR 4 प्रतिरोध है जिसे किसी भी चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है। और ये जो आपका बिंदु है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर बिंदुएं हैं। अब किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में क्या जोड़ देना है कि एक गैल्वेनोमीटर जोड़ना है। कोई 2 बिंदु के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देना है और बाकी जो अन्य 2 बिंदु बचा A और C, इसके बीच में एक सेल लगा देना है। क्या लगा देना है? एक सेल लगा देना है। तो सेल जो है देखो मेरा इस तरीके से लग गया। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। यहाँ पर एक प्लग की लगा दिया है मैंने। प्लग की का मतलब होता है मैंने कुंजी यहाँ पर लगाया है K2, यहाँ पर एक प्लग की मैंने लगाया है, कुंजी लगाया है कौन सा K1, मतलब स्विच लगाया है मैंने। ठीक है, तो ये जो आपको व्यवस्था दिखाई दे रहा है वही व्यवस्था क्या कहलाता है? ये व्यवस्था जो है एक व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवस्था है। बात समझ गए भाई बच्चा लोग ना? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बाबू लोग? व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रतिरोध होते हैं? 4 प्रतिरोध होते हैं। और चारों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है? किसी चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? और 2 बिंदुओं के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और अन्य 2 जो सम्मुख बिंदु होते हैं उनके बीच में एक सेल लगाया जाता है। 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच में क्या जोड़ा जाता है बच्चा लोग? तो 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच में एक गैल्वेनोमीटर तथा अन्य 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच में एक जोड़ा जाता है सेल। और इस प्रकार से हम लोग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण करते हैं। अब बात रहती है कि सर ये जो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो क्या होता है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं? तो देखिए यदि ये जो गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है बाबू, देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पर धारा का प्रवाह, ठीक है ना? अगर यहाँ से आई धारा प्रवाहित होता है और ये आई धारा ऐसे घूमते घूमते जैसे इस बिंदु पर आएगा ये धारा को मिलेंगे 2 रास्ते। तो धारा जो होता है आई वो बट गया 2 भाग में भाई। क्या हो जाएगा? ये जो धारा है आई वो बट गया 2 भाग में भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? I1 और इसमें क्या हो जाएगा? I2। ये I1 धारा ऐसे ऐसे गया और यहाँ पर भी इसको क्या हो गया? 2 पार्ट मिला। एक पार्ट हो गया इधर फ्लो कर जाएगा, एक धारा इस रास्ते में फ्लो कर जाएगा। फिर से समझो, यहां से आई धारा गया, आई धारा जाते 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 इस पॉइंट पे जैसे पूछेगा ये 2 भाग में 2 रास्ते दिखाई दिए तो दोनों तरफ धारा फ्लो करेगा। इधर हो गया I1 धारा, इधर हो गया I2 धारा। ये I1 धारा जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर इसको 2 रास्ता मिला B बिंदु पर, तो एक धारा इधर प्रवाहित होगा और एक धारा इधर प्रवाहित होगा। तो इसमें प्रवाहित होने वाला धारा को मैंने I3 कहा और इसमें प्रवाहित होने वाला धारा को IG कहा। क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा है इसलिए इसे एक स्पेशल नाम क्या दे दिए? IG, G फॉर गैल्वेनोमीटर। ओके सर, अब क्या बात है? तो बात है कि ये I2 धारा जब इधर आया तो ये जो I2 धारा यहाँ पे जब आएगा तो आप बोलिएगा कि सर I2 धारा ही इसमें बहेगा। I2 धारा यहाँ से है, I2 धारा इसमें बहेगा। अरे नहीं भैया, जैसे ये वाला की को हम लोग बंद करेंगे, ये वाले की को हम लोग सटाएंगे तो यहाँ से I2 धारा और ये IG धारा और दोनों मिलकर इसमें फ्लो करेगा, बहेगा। और इसलिए इधर प्रवाहित होने वाली धारा का नाम मैंने I4 रख दिया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, तो अब बात रह रही है क्या? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको परिभाषा कैसे देना है तो लिखिएगा, यदि चारों प्रतिरोधों के मान, यदि चारों प्रतिरोधों माने कौन सा? ऐसे लिखो, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों प्रतिरोध का मान इस प्रकार हो कि चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार हो कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। अर्थात IG बराबर 0। IG समझते हैं ना?
घर में महिलाएं बोलती हैं ना, अगर आपके यहाँ कोई आए, आपकी मम्मी बोली आई जी रघुआ कहाँ ही करी कमामा ले मजा, ये क्या हुआ आई जी। तो आई जी बराबर 0। अगर किसी भी माने यदि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके चारों प्रतिरोधों को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्था करके रखें कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाए, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो, अर्थात आई जी का वैल्यू शून्य हो जाए, आई जी का वैल्यू शून्य हो जाए। याद रहे बच्चे, आई जी याद रहा? सर आप तो एकदम आई जी करके बोल रहे हैं। तो आई जी बराबर अगर 0 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर प्रवाहित होने वाली धारा का मान अगर शून्य हो जाती है, तो आप समझिएगा कि ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। ठीक है ना, प्रवाहित धारा शून्य हो अर्थात आई जी बराबर 0। तो के बाद मैं यहां लिखता हूं, तो ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाएगा? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। समझ में आ गए बच्चे लोग? हाँ सर हम लोग समझ गए। आई जी बराबर 0 हो जाए, आई जी बराबर 0 हो जाए, मतलब आई जी का वैल्यू अगर 0 हो जाए। देखिए कोई भी, ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों प्रतिरोधों को हम लोग इस प्रकार से व्यवस्थित करके रखें कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान अगर शून्य हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जब गैल्वेनोमीटर प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके, तो हम लोग इसे अब मिटाते हैं। अब बात करेंगे कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की शर्त क्या है, कौन से कंडीशन। मैंने अभी क्या बोला? ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर चारों प्रतिरोधों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें, पॉइंट नोट करना आप लोग कि चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाए, तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज को ही संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। तो चारों प्रतिरोधों को आखिर व्यवस्थित किस प्रकार की जाए, सवाल ये उठता है कि अगर चारों प्रतिरोधों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा शून्य हो जाए। तो इसी को बोलते हैं कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का शर्त क्या है। शर्त मतलब कि चारों प्रतिरोधों को किस प्रकार से हम व्यवस्थित करें ताकि इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाले धारा का मान शून्य हो। बच्चे लोग तो चलिए आइए देखिए कैसे हम लोग व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने के बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर वो कौन सा शर्त प्राप्त हो रहा है जिसके द्वारा गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाला धारा का मान शून्य हो सके और हम उसे संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दे सकें, उसे हम संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दे सकें। तो चलिए बच्चे लोग, हमें क्या प्राप्त करना है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का शर्त। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में हमको क्या देखना है? गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य कर देना है, मतलब आई जी का वैल्यू 0 होना चाहिए। आई जी, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आ जाइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखना, मेरा ट्रिक को पकड़ना आप लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम आराम से पॉइंट बी पर और पॉइंट डी पर किरचॉफ का फर्स्ट नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट बी और पॉइंट डी पर किरचॉफ का पहला नियम को यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो आ जाइए आप सभी लोग। तो बिंदु बी पर हम लोग क्या करते हैं? शर्त को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, शर्त को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम जो व्यंजक है उसको लाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शर्त को प्राप्त करना है, शर्त को प्राप्त करना। हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो चलिए आइए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए बिंदु बी पर किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ के पहले नियम लगाने पर, पहला नियम लगाने पर, किरचॉफ का पहला नियम लगाने पर। तो आइए देखिए बाबू, किरचॉफ का पहला नियम बिंदु बी पर लगाना है। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे लोग? तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है सर कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजयोग शून्य होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बिंदु की ओर जाने वाले कुल धाराओं का योग उस बिंदु से दूर जाने वाले कुल धाराओं के योग के बराबर होता है। फिर से,
किसी भी बिंदु की ओर आने वाले कुल धाराओं का योग इस बिंदु से दूर जाने वाले कुल धाराओं के योगफल के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम। तो आइए, ठीक है, और एक बात और, जो बिंदु की तरफ आएगा उसका साइन प्लस में लेंगे, जो बिंदु से दूर जाएगा उसका साइन माइनस में लेंगे। बिंदु से दूर जाएगा माइनस में, नजदीक आएगा बिंदु के तरफ आएगा यह साइन प्लस में। तो आ जाइए बिंदु बी पर किरचॉफ का पहला नियम लगाइए। तो देखो ये I1 धारा बिंदु बी की तरफ जा रहा है तो ये धारा हो जाएगा प्लस। अब IG धारा बिंदु बी से बाहर जा रहा है तो हो जाएगा माइनस IG, और I3 धारा जो है बिंदु बी से बाहर जा रहा है इसलिए हो जाएगा माइनस I3, और यहाँ हो जाएगा बराबर 0। क्यों? क्योंकि किसी बिंदु पर मिलने वाले कुल धाराओं का बीजीय योगफल हमेशा शून्य होता है, ऐसा किरचॉफ साहब ने अपने पहले नियम में कहा था। तो अब बताइए, चूंकि भैया व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? संतुलित है, तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है इसलिए IG का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, क्योंकि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में IG का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसमें प्रवाहित विद्युत धारा शून्य होना चाहिए, तभी हम उस ब्रिज को संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कह सकते हैं। तो आइए यहाँ से ये हो जाएगा I1 माइनस I3 बराबर 0, और यहाँ से हम बोल सकते हैं I1 बराबर I3। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो पहले बिंदु बी पर किरचॉफ का नियम लगाना है, उसके बाद बिंदु डी पर। अब डी पर लगा लो किरचॉफ का पहला नियम। अब बिंदु डी पर, कौन सा बिंदु पर? बिंदु डी पर किरचॉफ का पहला नियम लगाने से, ठीक है। तो चलिए बिंदु डी पर किरचॉफ का पहला नियम लगाइए। तो बात तो वही है, किसी बिंदु पर आने वाले कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। तो बताइए कौन सा धारा बिंदु डी तरफ जा रहा है? तो I2 बिंदु डी पर मिलने जा रहा है इसलिए इसे हम प्लस में लेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो ये IG धारा है, देख रहे हैं ना, ये IG धारा ऐसे ऐसे करके बिंदु डी पर मिलेगा, ये भी हम लोग क्या ले लेंगे? प्लस में ले लेंगे। और ये जो I4 धारा है बिंदु डी से बाहर की तरफ जा रहा है इसलिए ये वाली जो धारा होगी माइनस I4 हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो I2 और ये IG का वैल्यू हम लोगों ने क्या रखा? IG का वैल्यू हम लोगों ने 0 रखा। क्यों सर? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, संतुलित है, और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में IG का वैल्यू 0 लेंगे सर। हम लोगों को पता है सर, हम लोगों को पता है, आप लोग तेज बच्चे हो ना इसलिए आप लोगों को पता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि I2 माइनस I4 का वैल्यू क्या? तो I2 माइनस I4 का वैल्यू, ठीक है, I2 माइनस I4 का वैल्यू 0, और यहाँ से I2 बराबर I4 आ जाएगा। और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं कि बाय फर्स्ट भागा सेकेंड, हमने इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करने का सोच लिया है। हमने क्या सोचा है? हमने सोचा है कि इक्वेशन फर्स्ट और में इक्वेशन सेकेंड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो आप लोग बता देना यहाँ पे क्या आ जाएगा? I1 इक्वल टू I3 है, ठीक है, I1 इक्वल टू I3 है। पॉइंट P पर पॉइंट B पर जब हम लोग निकाला तो क्या आया? I1 बराबर I3 आया। चलिए, और यहाँ पर I2 बराबर I4 आया। तो डिवाइड कैसे करते हैं? LHS को LHS डिवाइड करो, यहाँ पर करो तो ये हो जाएगा I1, ठीक है, इधर I1 है और ये बाई में I2 कर दो। अब चलो RHS को डिवाइड करो, RHS को, तो ये I3 है और इधर I4, ये I3 बाई I4। बात समझ रहे हैं बच्चे लोग? तो अब बात आती है किसकी? तो बात आती है अब किरचॉफ के दूसरे नियम लगाने की। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ जाना है। यहाँ तक हमने क्या किया? सबसे पहले पॉइंट बी पर किरचॉफ का पहला नियम लगाया, फिर पॉइंट डी पर किरचॉफ का पहला नियम लगाया, और दोनों नियमों को लगाने से जो इक्वेशन आया उन दोनों को भागा दे दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद इक्वेशन मिला इतना। अब हम लोग चलेंगे क्या? किरचॉफ के दूसरे नियम से। लेकिन सर किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए हमें खोजना पड़ेगा एक बंद विद्युत परिपथ। कैसा परिपथ खोजना पड़ेगा? एक बंद विद्युत परिपथ खोजना पड़ेगा। तो बंद विद्युत परिपथ कौन कौन सा है? यहाँ पर एक हो जाए A B D A, फिर से देखो बच्चा लोग, बंद है ना, A B D A, फिर एक हो जाएगा B C D B,
बी सी डी बी। यस सर, दिखाई तो दे दिया हम लोग को। तो चलिए हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। पहला किस में लगाएंगे, एक बार ए बी डी ए में लगाएंगे, एक बार बी सी डी बी में लगाएंगे। तो अब बंद जालक या बंद परिपथ किसमें, बंद परिपथ ए बी डी ए में, ए बी डी ए में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर, दूसरा नियम लगाने पर, तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, क्या कहता है बच्चे लोग, तो किसी भी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये बंद विद्युत परिपथ है, इसके प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा, इसमें प्रवाहित धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है P, इसमें प्रवाहित धारा IG, प्रतिरोध क्या G, इसमें प्रवाहित धारा I2, प्रतिरोध क्या R, और इन सभी का योगफल किसके बराबर होगा, कुल विद्युत वाहक बल के, इस बंद परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो चलिए यहां से कर लो I1 × P, धारा गुना प्रतिरोध, फिर इसमें प्रवाहित धारा Ig गुना G, Ig विद्युत धारा है, प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का कितना G, फिर I2 गुना R, लेकिन ये किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, और कुल इसमें बता ये बंद विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसी भी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाले धारा और धारा प्रतिरोध का गुणनफल का योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बता दीजिए गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा Ig कितना होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि Ig का वैल्यू 0 होता है तो हमने क्या लिखा I1P, और ये हो जाएगा Ig का वैल्यू देखो बाबू 0 रख लो, तो 0 इंटू क्या आ जाएगा G, और माइनस I2 इंटू R इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0, तो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से I1P आ जाएगा बराबर I2R आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I1/I2 का मान निकाल लेते हैं, I1/I2 कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा R/P हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पर देखिए जो आप डिवाइड किए हैं तो डिवाइड करने से क्या है I1/I2, तो एक बार आपको I1/I2 का मान निकालना है ये वाले बंद परिपथ ABDA में चलकर, और एक बार क्या चलेंगे I3/I4 का मान निकालेंगे जो आपको बंद विद्युत परिपथ इसमें BCDB में चलने से मिल जाएगा। फिर दोनों को हम लोग वहां पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा। तो चलिए एक बात और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि सर यहाँ पे प्लस लिया आपने, यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ माइनस क्यों लिया, तो बताए थे ना अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, अगर धारा की दिशा कैसे होगी, घड़ी के सुई के घूमने के दिशा में होगी तो उसमें हम लोग प्लस साइन लेंगे, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा अगर घूमिएगा जैसा कि I2 का डायरेक्शन था, देखो ये I1 कैसे जा रहा था, Ig कैसे गया, I1 घड़ी के सुई के दिशा में गया, और ये क्या हो घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज में गया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये बात आप लोग नोट कर लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आपको मेन काम करना है क्या, सबसे पहले बिंदु बी पर आपको निकालना किरचॉफ का पहला नियम लगाना है, बिंदु डी पर किरचॉफ का पहला नियम लगाइए, और दोनों से क्या मिल जाएगा आपको, डिवाइड करने पर, भागा देने पर दोनों समीकरण से मिलेगा I1/I2 बराबर I3/I4। अब I1/I2 का मान आपको निकालना है बंद विद्युत परिपथ ABDA में चलकर, और I3/I4 का मान निकालना है बंद विद्युत परिपथ BCDB में चलकर। तो अब हम लोग कहां पर निकालेंगे, BCDB में चलकर निकाल रहे हैं। इधर हम लोग इरेज करते हैं, तब तक आप लोग एक अच्छा सा, एक क्यूट सा, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बच्चे लोग, ओके सर, स्क्रीनशॉट लेने में तो हम लोग माहिर हैं, तो जैसे ही आप हटते हैं ना सर वैसे ही हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चालाक बच्चे हैं आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अब क्या, इसको भी इरेज करते हैं, और इतना दूर में अब हम लोग चलेंगे बंद विद्युत परिपथ BCD में। तो अब बंद विद्युत परिपथ, अब बंद विद्युत परिपथ BCDB में। तो चलिए किरचॉफ का क्या लगाना है, दूसरा नियम लगाना है। किरचॉफ के दूसरे नियम को
दूसरे नियम को लगाने पर, ठीक है, को लगाने पर, तो किरचॉफ का दूसरा नियम भैया लगा लीजिए, क्या है, तो बी सी डी बी है। तो देखिए हमने क्या बताया है कि इसमें प्रवाहित धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योगफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो तो उसका साइन पॉजिटिव लेना है, और धारा का साइन, क्लॉकवाइज मतलब धारा का दिशा अगर घड़ी के सुई की दिशा में हो, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। और अगर धारा का दिशा जो है घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो निगेटिव लो। तो देखिए IG धारा और I4 धारा कैसे जा रहा है, मेरा हाथ देखो, IG नीचे की तरफ आ रहा है और I4 कैसे जा रहा है, ऐसे। तो IG और I4 कैसे गया, घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इनका क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और I3 धारा कैसे जा रहा है, ऐसे, तो घड़ी के सुई के ये दिशा में जा रहा है। तो I3 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, Q, ये प्लस में ले लिया हमने, फिर माइनस में क्या लेंगे, IG गुना Z लेंगे, IG इंटू Z, फिर माइनस में क्या लेंगे, I4 गुना S लेंगे, तो माइनस में I4 गुना हमने क्या ले लिया, S ले लिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, नहीं, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, और इसमें देखिए कहीं पर भी कुल विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, सॉरी विद्युत वाहक बल का कुल मान कितना है, इस बंद विद्युत परिपथ में 0 दिखाई दे, तो मैंने क्या लिया, 0 ले लिया। अब IG का वैल्यू कितना होता है, चूंकि 0 होता है, तो I3 इंटू Q माइनस 0 इंटू Z माइनस I4 गुना S बराबर 0, तो I3 गुना Q और यहाँ से I4 गुना S बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा I3 और इंटू Q बराबर I4 इंटू S, तो यहाँ से हम I3 बाई I4 का मान मैंने निकाला और ये आ गया S बाई Q के बराबर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 4 मान लो। तो देखा आपने, हमने क्या किया, सबसे पहले जो इक्वेशन ये आया है उस इक्वेशन में I1 बाई I2 का वैल्यू निकाला, फिर मैंने I3 बाई I4 का वैल्यू निकाला। I1 बाई I2 का वैल्यू आया इतना और I3 और I4 का वैल्यू मैंने निकाला, तो कितना है, इतना। अब हम लिख सकते हैं कि चूंकि I1 बाई I2 और I3 बाई I4 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ से हम एक दूसरे को बराबर कर देंगे। तो चूंकि बाई थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि I1, I2 और I3 बाई I4 दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब बराबर हैं तो क्या, I1 बाई I2 की जगह हम क्या लिख देंगे, वैल्यू R बाई P। I1 बाई I2 की जगह हमने लिखा R बाई P और I3 बाई I4 की जगह लिखा हमने S बाई Q। और यही क्या आ गया, यही आ गया, यही आ गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R है, इसको बाई में S कर दो। सर ये जो है ना R इंटू क्यू, देखो ये P को मैं यहाँ मल्टीप्लाई किया और S को यहाँ पर ला दिया, तो R बाई S बराबर क्या आ गया, P बाई Q। तो यही जो है मतलब R बाई S, अगर R बाई एस मतलब इस ये और ये प्रतिरोध का अनुपात, ये और ये प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो जाए तो समझ जाइएगा कि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा 0 हो जाएगी। और यही जब इसमें प्रवाहित धारा 0 हो जाएगी तो ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो यानी अगर 4 प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े हुए हो और इन दोनों प्रतिरोध का अनुपात इन दोनों प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो जाए तो समझिएगा दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब यही संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का शर्त होगा। क्या बच्चे लोग, फिर से कि अगर ये चारों प्रतिरोध मैंने इस तरह से लगाया है और अगर ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध का अनुपात और ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध का अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो यही मतलब इसका अनुपात ये दोनों का अनुपात इस दोनों का अनुपात के बराबर हो जाए तो ये जो शर्त हुआ यही क्या हुआ, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का शर्त हुआ। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सभी प्यारे बच्चे लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और सारे कंसेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर के क्लियर हो गए होंगे। और 5 नंबर का एक VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव हो गया होगा। तो इसी
इसी तरीके के और भी नए क्वेश्चंस के लिए और प्रिपरेशन को और भी बेस्ट बनाने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए हर दिन, और आप अपने एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करते रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।